तो दोस्तों अगर आप लोग कल 9 अगस्त पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो में हम लोग 2019 गणित का प्रश्न पत्र हल देखेंगे। जी हाँ, कैसा क्वेश्चन पेपर बनेगा, कैसे आपको पेपर की तैयारी करनी है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपकी डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर 2019 गणित प्रश्न पत्र सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपका दोस्तों आज पेपर हुआ है, तो गणित में आपके कितने नंबर आ रहे हैं तो दोस्तों आज आप चेक कर सकते हैं कि आज आपने कितने अच्छे नंबर किया। तो दोस्तों आज पता चल जाएगा किन बच्चों के 25 में 25 नंबर आ रहे हैं और किन बच्चों के 25 में 12 आ रहे हैं, क्योंकि 12 ही नंबर आपकी पासिंग होगी दोस्तों। अधिक से अधिक दोस्तों जो नंबर आएगा वो 25 आएगा और जो कम से कम नंबर आना चाहिए दोस्तों वो आपके होने चाहिए 12 अंक। ठीक है, तो दोस्तों आइए चलिए पेपर सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न क्या पूछा गया था आपके पेपर में कि निम्नलिखित में 9 का अपवर्त्य होगा। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन हमने आपको पहले बता दिए थे। अपवर्त्य निकालने के लिए हमेशा उसमें प्राकृतिक संख्या से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं दोस्तों? प्राकृतिक संख्या। और आपकी प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 2 3, मतलब 1 से स्टार्टिंग होती है, उसमें 1 से गुणा करना होता है। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। तो 9 को पहले दोस्तों 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। जब 9 गुणे 2 करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा दोस्तों। 9 का 3 से गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा। जब 9 का गुणा 4 से करेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, तो जो विकल्प देख रहे होंगे बस वही उसका सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 9, 18, 27 और 36। ठीक है, विकल्प 2। तो जिन बच्चों ने विकल्प 2 टिक किया उनके 1 नंबर बन गए। तो दोस्तों आप लोग अपने नंबर भी जोड़ते रहिए कि आज कितने नंबर हो रहे हैं, किन बच्चे कितने नंबर ला रहे हैं, कौन बच्चे पास हो रहे हैं, और हम सभी से उम्मीद करेंगे सभी बच्चे अच्छा नंबर लाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको अपवर्त ना आता हो तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद जरूर सीख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके यूपी टेट में भी काम आने वाला है। ठीक है, अभी इसके बाद आपका यूपी टेट सुपर टेट का पेपर होगा, वहां ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, वो आपके सिलेबस में है। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपको ये ना आता हो कि अपवर्त कैसे निकालते हैं, तो फिर से आपको बोल देते हैं। अगर किसी भी संख्या का अपवर्त निकालना, जैसे 2 का अपवर्त निकालना, 2 का अपवर्त बताइए। ठीक है, 2 का आपको क्या बताना है? अपवर्त है। तो ये कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2 का अपवर्त निकालने के लिए हमेशा नेचुरल नंबर क्या होती है? आपकी प्राकृतिक संख्या पहले लिख देते हैं आपको यहाँ पर, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे दोस्तों, कि आप लोग कभी भी गलती आने वाले टाइम में मत करें। अगर आज गलती हुई है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपका मेन टारगेट इसमें नंबर सिर्फ 12 नंबर ले आइए, बहुत है। ठीक है, कोई मतलब नहीं इस नंबर का। प्राकृतिक संख्या होती है आपकी 1 2 3 4 5 6, मतलब आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, 7 8 9 10 बहुत अनंत तक। तो 2 का अपवर्त क्या होगा दोस्तों? 2 का अपवर्त निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? 2 का गुणा 1 से करेंगे। प्राकृतिक संख्या 1 है ना पहली, फिर दूसरी दोस्तों प्राकृतिक संख्या कितनी है? 2 गुणे 2। फिर तीसरी प्राकृतिक संख्या कितनी है दोस्तों? 3। तो दोस्तों ऐसे ही इसका गुणा करते रहेंगे। 3 2 गुणे 4, मतलब अनंत करते रहेंगे। ठीक है, तो जो संख्या हमें मिलेंगी बस वही इसका अपवर्त होगा। तो दोस्तों ये गुणा करने पर क्या मिल रहा है हमें? देखिए पहले क्या मिला? 2 मिला, दोबारा गुणा किया, यहाँ पर क्या मिला? 4 मिला। फिर दोस्तों यहाँ पर 2 गुणे 3 किए, देखते रहिए, हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पर। 2 गुणे 3 करते हैं तो कितना मिलता है हमें? 3 दूनी 6। फिर दोस्तों 2 गुणे 4 करेंगे तो कितना मिलेगा? 4 2 चौके 8। तो 2 का अपवर्त ऐसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अब देखेंगे दोस्तों आज का दूसरा प्रश्न। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न आज आपके पेपर में क्या आया था कि 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन आज एक दिन पहले हमने वीडियो बनाई थी। तो दोस्तों ये उम्मीद करते हैं सभी बच्चों का सही होगा। तो दोस्तों हमने बताया था अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? वे संख्या है जो स्वयं से कटे, ठीक है, और एक से कटे। एक से कटे और किससे कटे? स्वयं से, मतलब ठीक है, और कुछ किसी और से ना कटे, मतलब दो संख्या तो सिर्फ कटनी चाहिए, एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी। तो पहली संख्या दोस्तों देखिए आप 33। तो 33 आपको पता है 11 से कटती है, 3 से कटती है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें भी 33 आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। चौथे विकल्प में 39 आ रहा है, ये 3 से कटता है और 13 से। जो दोस्तों आपका विकल्प सी दिख रहा है इसमें 31 और 37, ये बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। तो आपको विकल्प सी टिक करना था दोस्तों। आपको पता है 31 किससे कटता है? 31 और 37 किससे किससे कटता है दोस्तों? 31 किससे कटता है? एक तो एक से कटता है और दूसरी 31 से कटती है। और 37 किससे कटता है? एक तो एक से और एक 37 से। तो दोस्तों इसका भाज्य संख्या यही होंगी इसके बीच में। ठीक है, तो आपको विकल्प कौन सा सही टिक करना था? विकल्प नंबर 3। तो दोस्तों अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न क्या था आपके पेपर में कि तीन संख्याएं, ठीक है, 1:2:3 के अनुपात में है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक मासा 12 है तो वह संख्याएं होंगी दोस्तों। ठीक है, तो मासा मतलब HCF आपका दे रखा था, कितना दे रखा था दोस्तों? 12 दे रखा था। ठीक है,
और संख्या को अनुपात क्या दिया था, 1:2:3 में। तो आपको दोस्तों पता होगा जो मासा होता है, कभी भी किसी संख्या दो संख्याओं को निकाला जाता है तो वो हमेशा क्या होता है, कॉमन होता है उन संख्याओं में। तो आपको क्या करना था, 12 का गुणा पहले क्या करना था, संख्या क्या दी थी, 1:2:3। ठीक है, ये हमें संख्याएं दी गई है और जिनका मतलब 12 है। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, 12 का गुणा 1 में करेंगे। 12 गुणे 1 से पहली संख्या निकल जाएगी। दूसरी संख्या कैसे निकलेगी दोस्तों, 12 गुणे 2 करके। और तीसरी आपकी निकलेगी 12 गुणे 3। ठीक है, ये अनुपात में दे रखी है। तो पहला क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 दूनी दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पर 12 दूनी 24। और दोस्तों तीसरा गुणा करेंगे तो 12 यही 36 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 36। तो दोस्तों विकल्प में देखेंगे ऐसा कौन सा विकल्प दिख रहा है आपको, तो बस दोस्तों आप लोग देख लियोगे विकल्प कौन सा सही होगा इसका, 12, 24 और 36। 12 दूनी 24, 12 यही 36। तो विकल्प बी सही है दोस्तों इसका। तो जो जिन बच्चों ने विकल्प बी को टिक किया होगा तो उनको पूरे अंक मिलेंगे। पहले दोस्तों 3 प्रश्न थे, तो ये बिल्कुल आसान प्रश्न में से एक है, लेकिन जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा तो हो सकता है उनका गलत हो गया हो। चलिए कोई नहीं, तो अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। तो दोस्तों चौथा प्रश्न क्या था आपके पेपर में कि किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, पास हुए हैं। तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं दोस्तों, हमने आपको इसका एक कॉन्सेप्ट बताया था। अगर आपको कभी 2 जीरो ऐसे दिख जाए, इतने परसेंट बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो बस आपको क्या करना होता है, उनका गुणा कर देना होता है। मतलब 8 गुणे 3 जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा, 8 त्रिक 24। तो दोस्तों इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा, 8 त्रिक 24। तो दोस्तों बस सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलिए इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं कि किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80 बच्चे, ठीक है, टोटल बच्चे दोस्तों कितने किसी कक्षा में 30 है, तो इसका 80% निकालना। तो 80, 30 गुणे 80 बटे 100 कर देंगे, जो आएगा वही उत्तर होगा। एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, एक जीरो से ये कट गया। तो दोस्तों हमने इसीलिए आपको बताया कि 2 जीरो है, तो इसलिए इनको पहले काट लिया जाता। तो मतलब बचा कि आपका 8 गुणे 3 करना था, तो जो आता 8 त्रिक 24, ये उत्तर हो जाता। अगर पूछा जाता दोस्तों कक्षा में अनुत्तीर्ण बच्चे, मतलब कक्षा में कितने बच्चे फेल हुए हैं, तो उनकी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, 30 में से 24 को घटा देते हैं, उत्तीर्ण बच्चे टोटल बच्चों में से। तो दोस्तों आता है आपका 6। तो दोस्तों लेकिन इस क्वेश्चन में फिलहाल ये नहीं पूछा गया था, सिर्फ पूछा गया था कितने बच्चे पास हुए हैं। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, आपका सही आंसर होगा 24, 24। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखिए पूछे जा रहे हैं और आप लोग अच्छे अंक लाते हैं। तो पहला विकल्प इसका सही था। तो अब देखेंगे दोस्तों पांचवा प्रश्न। तो दोस्तों पांचवा प्रश्न आपके पेपर में क्या आया था कि 18% का भिन्न रूप होगा। ठीक है दोस्तों, 18%। तो हमने आपको प्रतिशत के क्वेश्चन बताया था दोस्तों, कभी भी भिन्न रूप में बदलना है 18% को, हमने क्या बोला था आपको दोस्तों, बस आपको सिंपल था उसको 100 से भाग कर देना होगा। क्या करना होगा, 100 से भाग करना होगा। ठीक है, 18/100 लिख देते, जो आएगा वही आंसर। 2 से पहले भाग करके देखेंगे, 2 9 18, 50 बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपका इसका जो सरलतम रूप में व्यक्त करना होता है, किन से रूप में, सरलतम रूप में, तो 9/50 दोस्तों, बस वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो विकल्प डी आपको दिख रहा है कि 9/50 दिया गया था, तो इसका सही आंसर होगा आपका विकल्प डी। ठीक है दोस्तों, तो यही था इसका सरलतम रूप। अगर कभी दोस्तों आपको दिया गया हो, जैसे आपको 9/50 दिया गया होता पेपर में, भिन्न दिया गया, ठीक है, इसको, इस भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना होता, इसको किस में बदलना होता, प्रतिशत में। तो आप क्या करते दोस्तों, ये भी जान जाइए आज कि आने वाले पेपर में कभी गलती मत करिएगा, अगर आज आपने गलती की हो तो। ठीक है दोस्तों, गलती इंसान से ही होती है। इसको अगर प्रतिशत में बदलना होता तो इसको 100 से गुणा करते हैं। क्या होता है, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ठीक है, 9 दूनी 18। तो 18% इसका आंसर आता। ठीक है, अगर दोस्तों कभी पूछा जाए 1/4 दिया गया, इसको प्रतिशत में बदलना है 1/4 को, तो क्या करेंगे दोस्तों, 1/4 गुणे 25, क्या करेंगे, गुणे 100 करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसको प्रतिशत में बदलना है ना, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो इसका आंसर आ जाता है आपका 25%। तो दोस्तों आज आपने सीख लिया होगा कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को प्रतिशत में। तो फिर से जाते जाते फिर से बता देंगे दोस्तों, अगर कभी प्रतिशत दिया गया है उसको भिन्न में बदलना है तो उसमें 100 से भाग करते हैं। अगर कोई भिन्न दिया गया उसको प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 से गुणा करते हैं। बस आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कभी। तो दोस्तों आप कभी भी प्रतिशत का चिन्ह देखेंगे तो उसको हटा के वहां से 100 से भाग करेंगे। 18% का मतलब पता है दोस्तों, अगर इसको ऐसे हिंदी में लिखेंगे तो क्या होगा, 18%। ठीक है, प्रतिशत पहले एक में लिख लीजिए, फिर इसको थोड़ा सा तोड़ लीजिए, थोड़ा सा दोस्तों इसको अच्छे से लिखते हैं, प्रतिशत ऐसे लिखा। अगर दोस्तों आप इसको ऐसे लिखिए, प्रति 18 क्या लिखते हैं, प्रति, और शत अलग लिखिए। ठीक है दोस्तों, शत का मतलब होता है 100, तो मतलब 18/100।
ठीक है, शत का मतलब क्या होता है 100। तो इसको दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं ना, प्रति की जगह ऐसे चिन्ह आता है और बटे में 100 आता है। अगर दोस्तों इसको दशमलव रूप में बदलना होता तो 100 से भाग करते 0.18, ये इसका दशमलव रूप होता है। ठीक है, या तो इसको लिख सकते थे 18 शतांक, शतांश, 18 शतांश। ठीक है दोस्तों, तो इतनी चीजें आज हमने सीख ली कि क्या, कब, कैसे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले 5 क्वेश्चन में अब तक दोस्तों जिन बच्चों के 5 नंबर आ गए हो उनको बधाई हो, पहले 5 में 5 नंबर लाने वालों को तारीफ के काबिल होंगे दोस्तों। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन उतना कठिन नहीं था जितना की उम्मीद की गई थी पेपर कठिन आने की। पेपर ठीक आया था दोस्तों, ना तो ज्यादा सरल था ना तो कठिन था। तो पहले 5 नंबर जिन बच्चों ने लाया बधाई हो। अब देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों उसके बाद आपका 6 नंबर प्रश्न शुरू होने से पहले देखते हैं क्या शुरू हो गया आपका अति लघुत्तरी प्रश्न। तो दोस्तों हर प्रश्न के आपको अब 1 अंक मिलने लगेंगे। ठीक है, जितना सॉल्व करेंगे 1 नंबर पाएंगे। तो दोस्तों पहला प्रश्न क्या पूछा गया था अति लघुत्तरी का, कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो दोस्तों 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, तो प्राकृतिक 3 अंकों की सबसे छोटी निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इसमें से अगर 1 घटाएंगे तो 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बन जाएगी। ठीक है, 100 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 99 आएगा। तो ये दोस्तों 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या मानी जाएगी। ये कितनी है, 2 अंकों की सबसे बड़ी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक 100 होती है। अगर दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पेपर में कभी पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या निकालिए, तो दोस्तों सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कभी नहीं होती, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर उससे बड़ी संख्या में प्राप्त हो जाती है, जिसे एक अनुवर्ती संख्या कहा जाता है। ठीक है, अगर आप 100 में से 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 101 मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये इसकी अनुवर्ती संख्या होगी, आपने पूर्ववर्ती पढ़ी होगी। तो दोस्तों फिलहाल आज इसका टॉपिक नहीं है, तो हमें सिर्फ इसका आपको आंसर करना था कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो जिन बच्चों ने 100 लिख के आए होंगे आज उनको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो दोस्तों 7वां प्रश्न क्या आया था आपके पेपर में कि 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों वृत्त का परिमाप ज्ञात करने के लिए आपको पहले वृत्त का त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए। तो आपको क्या दिया गया है, 35 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन ये क्या है आपका दोस्तों, व्यास है ना कि ये त्रिज्या है। दोस्तों अगर व्यास 35 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आपको पता है इसका फार्मूला क्या होता है, व्यास बराबर होता है दोस्तों 2 गुणे त्रिज्या। व्यास आपका त्रिज्या का 2 गुना होता है दोस्तों, आपको पता होगा ये। ठीक है, तो दोस्तों त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, व्यास आपको कितना दिया गया 35 बराबर 2 गुणे त्रिज्या। त्रिज्या को अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों रेडियस। ठीक है, और व्यास को क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो दोस्तों 2 का भाग यहाँ पर आ जाएगा तो नीचे हो जाएगा 35/2 हो जाएगा, ये भाग में आएगा। तो बराबर दोस्तों ये आपका क्या रहेगा, त्रिज्या के। ठीक है, किसके रहेगा, त्रिज्या के। तो आपको दोस्तों पता चल चुकी है अब त्रिज्या आपकी कितनी है, 35/2। इसको त्रिज्या को अंग्रेजी में r से लिखते हैं, तो यहाँ चलिए हम r से मान लेते हैं। आपकी त्रिज्या आ गई 35/2। कितनी आ गई, 35/2। ठीक है, पेपर में आपको एक लाइन का था दोस्तों, हम आपको खाली करके बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया इसकी त्रिज्या तो 35/2 हो गई। तो हमें इसका व्यास वृत्त का परिमाप ज्ञात करना था दोस्तों। क्या ज्ञात करना, परिमाप। तो दोस्तों वृत्त का परिमाप के लिए फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, वृत्त का परिमाप। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं पेपर में। वृत्त का परिमाप के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे दोस्तों, 2πr। ठीक है, अब दोस्तों हमें 2 पता है, 2 है, पाई की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, आप लोग को पता होगा, पढ़ा होगा आपने, 22/7 होती है। 2 गुणे 22/7, और हमने r की वैल्यू कितनी निकाली दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर 35/2। कितनी, 35/2। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, बस इसका उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। ये 2 से पहला 2 से एक 2 से ये 2 कट गया, फिर 7 एकम 7, 7×5 35। ठीक है दोस्तों, तो 22 गुणे 5 करेंगे, जो आएगा उसका उत्तर होगा 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10, 1 11। 110 दोस्तों किस में आएगा, उसका आंसर मात्रक क्या था दोस्तों, इसका 35 आया था, मतलब सेंटीमीटर में था। तो दोस्तों इसका मात्रक क्या हो जाएगा, 110 सेंटीमीटर दोस्तों। ठीक है, तो वृत्त का परिमाप, तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, परिमाप भी बोलते हैं और परिधि भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, मेन इसको बोला जाता है वृत्त की परिधि।
तो दोस्तों पेपर में जैसा भी पूछा जाए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, तो आपको करके आना, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 110 सेंटीमीटर। और वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न, तो आपका 110 सेंटीमीटर आया होगा, तो इसका आंसर सही रहा होगा। तो अब अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, तो दोस्तों 8वां प्रश्न क्या पूछा गया था आपके पेपर में कि 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। ठीक है दोस्तों, इसको क्या करना है, आपके दशमलव संख्या में हमें क्या करना है, बदलना है। तो कैसे होगा दोस्तों, आइए देखते हैं। 24/7 है ना, तो 24/7 को दशमलव संख्या में बदलना है। तो भाग कर दीजिए 24 को 7 से। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 7 त्रिक 21, 21। 4 में से 1 गया, कितना बचेगा दोस्तों, 3। ठीक है, ये कट जाएगा। उसके बाद दशमलव यहाँ लगाएंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर कितनी बार पहाड़ा जाएगा, 7 चौक 28 दोस्तों। ठीक है, 4 बार जाएगा। यहाँ बचेगा 2, ये कट जाएगा। फिर यहाँ दोस्तों जीरो बढ़ाएंगे, फिर 7 दूनी 14। ठीक है, तो 14। ठीक है दोस्तों, तो इसको घटा लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 6। फिर जीरो आएगा, फिर कितनी बार जाएगा, 7 8 56। ठीक है दोस्तों, काट लेंगे 4 और 0। फिर दोस्तों कितनी बार जाएगा, 7 5 35। फिर आएगा 5 0, 7 7 49। तो दोस्तों ये बदलता जाएगा। ठीक है, तो इतना बहुत है। 3 से 3 अंकों तक आपने किया होगा तो बहुत होगा दोस्तों। ठीक है, हम तो काफी अंकों तक निकाल दिया हमने। फिलहाल अगर जिन बच्चों ने 2 या 3 अंक तक भी काफी होता, 2 अंक भी ले लिया जाता दोस्तों, तो इसका क्या होगा आंसर, 3.24, सॉरी क्या लिखा था, 3.428557। तो आपने जितने अंकों तक निकाला होगा दोस्तों सही होगा। जिन बच्चों ने 2 अंक तक निकाला होगा उनका भी पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, कम से कम 2 अंक तक निकालना चाहिए दोस्तों दशमलव के बाद, तो सही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए देखते हैं 9वां प्रश्न। तो दोस्तों 9वां प्रश्न क्या है आपका कि किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आप पता होना चाहिए रेखा क्या होती है, एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। तो दोस्तों रेखा वो होती है जिसका कोई अंत नहीं होता। जैसे दोस्तों ये एक रेखा खींच दिया, हो सकता है दोनों एरो का मतलब ये कि ये रेखा इधर बढ़ती हुई जा रही है और ये रेखा इधर बढ़ती हुई जा रही है। तो दोस्तों आप एक एक चीज होता है, आप ये आपका रेखा है। तो दोस्तों आप एक चीज और नाम सुना आपने, रेखा खंड सुना होगा। रेखा खंड वो होता है दोस्तों जिनके कम से कम 2 अंत सिरे होते हैं रेखा खंड के। ठीक है, तो रेखा खंड एक छोटी रेखा होती है। जैसे मान लीजिए इस रेखा की बीच में से टुकड़े कर दे तो इसका बनेगा आपका एक रेखा खंड। ठीक है, तो अगर ये प्रश्न में क्या पूछा गया था लेकिन कि किसी तल पर स्थित एक रेखा में कुल कितने बिंदु हो सकते हैं, तो दोस्तों ये बिंदु हो सकते हैं आपके अनंत, इनफाइनाइट बोलते हैं अंग्रेजी में। तो दोस्तों कोई गिन नहीं सकता कि इसमें कितने बिंदु होंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न 10वां नंबर। तो दोस्तों आपका 10वां प्रश्न क्या आया था पेपर में कि कौन सा अनुपात बड़ा है, आपको ये बताना, 2:3 बड़ा है कि 5:8 बड़ा है। तो दोस्तों इसके करने के बहुत से तरीके होते हैं। जैसे एक लिखा आपका 2:3। ठीक है, दूसरा आपका क्या लिखा दोस्तों, 5:8। तो 2:3 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2/3। ठीक है, और 5:8 को क्या लिख सकते हैं, 5/8। या तो दोस्तों आप इसमें सिंपल सा भाग कर लीजिए, तो कितनी बार जाएगा अगर भाग करें तो दोस्तों ऐसे 3 से 2 से। ठीक है, तो कितनी बार दशमलव लगाएंगे, यहाँ जीरो आ जाएगा, 3 6 18। ठीक है दोस्तों, 2 आएगा, फिर जीरो लगाएंगे, 3 6 18। मतलब यही आएगा दोस्तों, आपकी डिजिट बन जाएगी 0.67 की, मतलब 6 आता रहेगा। ठीक है, बात आई 5/8 की, तो क्या करेंगे, फिर से इसमें भी भाग करके देख लेंगे। दशमलव लगाया जीरो, तो 8 6 48। देखिए दोस्तों बिल्कुल करीब करीब खेल हो गया। तो यहाँ बचेगा 2, कट गया जीरो, 8 दूनी 16। ठीक है दोस्तों, यहाँ बचेगा 4, कट गया, फिर जीरो, 8 5 40, ये कट गया। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या देखा कि जो आपका आया था 2:3 आया था, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 6.7 आ रही है। ठीक है, दशमलव में 6 7 आ रही। ठीक है, और आपका जो 5:8 आ रहा था इसकी दशमलव की वैल्यू कितनी आ रही, 0.62 तो दोस्तों इसमें पूछा गया कौन सा अनुपात बड़ा है। तो आप लोग को पता चल गया होगा इसमें कौन सा अनुपात बड़ा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका दोस्तों,
2:3। ठीक है, तो आपको ऐसे बना के बढ़िया से अगर चाहते तो ऐसे लिख सकते थे 2/3 इज ग्रेटर देन 5/8। ये बड़ा है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते थे या सिंपल सा आप लिख दिए होंगे कि 2/3 बड़ा है, बस वो भी सही होगा। तो ये पूछा गया था दोस्तों इस प्रश्न में। तो दोस्तों अब देखेंगे दोस्तों आज का 11वां प्रश्न, अति लघु उत्तरी का अंतिम प्रश्न। तो दोस्तों 11वां प्रश्न क्या आया था आपके पेपर में कि एक दुकानदार के पास 60 कप थे। ठीक है दोस्तों, 60 कप थे, 40 कप बिक गया, तो कुल कितने प्रतिशत कप बिके दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या करते दोस्तों, तो इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि किसी विद्यार्थी के इतने नंबर आए तो 100 में से इतने नंबर आए तो उसके कुल कितने प्रतिशत नंबर आए। तो बिल्कुल कुछ वैसा ही करेंगे। तो कितने कप बिके दोस्तों, 60। टोटल कितने कप थे, सॉरी कितने कप बिके आपके, 40। टोटल थे आपके 60। बस प्रतिशत लाना है तो 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग करेंगे, बस हो गया दोस्तों। तो एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, 2×3 6, 2×2 4 और 2 0। ठीक है, 20×10। तो दोस्तों ऊपर आपका क्या बचेगा, 20×10, नीचे बचेगा आपका 3। तो दोस्तों 20×10 कितना होता है, 200 होता है बटे 3। तो दोस्तों जरा 200 को 3 से भाग करके देखते हैं कितना आएगा, 200 में 3, 3×6 18। ठीक है दोस्तों, यहाँ बचेगा 2, फिर एक जीरो उतारेंगे, 3×6 18 दोस्तों। ठीक है, ये कट जा रहा है आपका, 10 में से 8 गया, 2, ये भी कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर जीरो आ जाएगा, फिर दशमलव अब यहाँ लगाएंगे, दशमलव लगाए, जीरो यहाँ पर आएगा, तो 3×6 18, 2, फिर दशमलव यहाँ लगाया, फिर एक जीरो बढ़ा देंगे, 3×6 18। ठीक है, तो जो आपका फाइनली आंसर आएगा इसका, तो इसको ये लिख सकते हैं 66.67, ये आपका प्रतिशत में आ जाएगा दोस्तों। तो काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, आसान क्वेश्चन था, तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को यह क्वेश्चन सही गया होगा। दोस्तों अगर आपको अपना आंसर चेक करना हो कि आपका आंसर गलत तो नहीं आ गया, जल्दबाजी में हो सकता है गुणा भाग तो नहीं गलत कर दिया, तो बस इसका जो है, इसका आप 60 का इतना परसेंट निकाल देंगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, टोटल कप कितने थे, 60 थे, इतने परसेंट कप आपके क्या हो गए, बिक गए हैं, 66.67। ठीक है, 0.67 कप बिक गए। तो दोस्तों आपको पता है कि प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए हमें हमेशा क्या करना होता है, आपको 100 से भाग करना होता है। क्या करना होता है, आपको पता था दोस्तों 66.67 प्रतिशत आया था ना हमारा, इसलिए परसेंट का साइन हटाने के लिए हम 100 से भाग कर रहे हैं। तो बस हो गया, ये हटेगा, 2 जीरो और बढ़ जाएगा नीचे, एक जीरो यहाँ से यहाँ कट जाएगा। तो दोस्तों 6 का गुणा पहले साथ में करेंगे, 6×6 42 का 2 हासिल आया 4, 6×36 4 40 का 0 दोस्तों हासिल आया 4, 6×36 फिर 36 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 40। ठीक है, फिर 6×36 4 दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, 40, भागे में आपका क्या रहेगा, 1000। भाग कर देंगे दोस्तों तो आपका कितने अंक पर दशमलव आएगा, 3 अंकों पर आ जाएगा। कितना हो जाएगा आपका आंसर, 40.002। ठीक है, तो हम दशमलव के बाद वाली संख्या यहाँ फिलहाल क्वेश्चन में छोड़ के देख लेंगे कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। तो जी हाँ, आपका 40 ये आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग को पता था कि यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया गया था कि 40 कप ही बिके थे, तो यहाँ पर दोस्तों आंसर आ रहा है आपका 40। तो दोस्तों ये हमने वेरीफाई कर लिया, और लेकिन जो इसका सही आंसर आएगा इसको क्या करना था, कुल कितने प्रतिशत कप बिके हमें ये बताना था। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा कितना आ गया, 66.67। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने ये क्वेश्चन को टिक किया होगा, आपको पूरे अंक मिलते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। तो दोस्तों अब आपका शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 12 नंबर, 18 माइनस बड़े ब्रैकेट में या स्क्वायर ब्रैकेट में 14 प्लस फिर करली ब्रैकेट में 16 माइनस छोटे ब्रैकेट में 18 माइनस 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा अब इन प्रश्नों की जो मार्किंग होगी, जो नंबर मिलेंगे आपको प्रत्येक प्रश्न के, अब लघु उत्तरी में 2 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट को, फिर लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहले देखेंगे 18 में से 5 गया कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 13 बचेगा। ठीक है, और यहाँ क्या था आपका करली ब्रैकेट में 16 था, 16 माइनस 13 अब आपकी करली ब्रैकेट में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ आपका क्या बचा था दोस्तों, 14 था ना प्लस में स्क्वायर ब्रैकेट में, जो जैसे था वैसे ही लिख देंगे दोस्तों कि आपको कोई भी कंफ्यूजन क्वेश्चन में ना आने पाए।
कोई भी प्रश्न में दोस्तों आपको कंफ्यूजन आएगी तो आपकी एक छोटी सी मिस्टेक से आपका प्रश्न पूरा गलत हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है बीच में माइनस, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आप कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 16 में से 13 गया, कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, 16 में से 13 घटेगा तो बचेगा आपका कितना, 3 बचेगा ना, ठीक है 3। अब इसको भी बड़े ब्रैकेट में ले लेंगे या स्क्वायर ब्रैकेट जिसको जो बोलते हैं, 14 प्लस 3, ठीक है, आपके ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा 18 माइनस। तो आइए चलिए दूसरी पेन लेते हैं, 14 प्लस 3 जोड़ देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 17, ब्रैकेट को हटाते हैं, 18 में से 17 घटेगा, 18 में से 217 घटेगा, बचेगा 1, यही आपका उत्तर हो जाएगा। कितनी नाइंसाफी दोस्तों, प्रश्न 2 नंबर का और आंसर 1 आ रहा है। चलिए अच्छी बात है, जिन बच्चों के 1 नंबर आंसर आया होगा तो सभी को अब 2 अंक मिल जाएंगे, ठीक है इस प्रश्न से। तो अब देखेंगे दोस्तों 13 नंबर प्रश्न। तो दोस्तों 13वां प्रश्न क्या आया था आपके पेपर में कि पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंक का कोड बनाइए। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न हमने सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पिछले पेपर में कराया था, आज से 2 से 3 दिन पहले की वीडियो में आपने अगर देखा होगा, सेम क्वेश्चन था, 90 अंक का कोड हमने खुद बना के दिखाया था। तो ये क्वेश्चन तो किसी का गलत हो ही नहीं सकता दोस्तों, ठीक है, 90 अंक का कोड बनाना। तो क्या हमने बताया था, चलिए देखते, सबसे पहले आपने एक लाइन खींच ली होगी पटरी से, ठीक है, फिर आपने एक चाप लगाया होगा गोला प्रकार में ऐसे, ठीक है दोस्तों। फिर सबसे पहले हम क्या करते हैं, 60 अंश पर पहला अगर जो चांद ऐसे कट करेंगे तो पहला 60 अंश पर कटता है, दूसरा कितने पर कटता है दोस्तों 120 अंश पर। तो एक क्या करना था उसके बाद दोस्तों, आइए देखते हैं। तो जो गोला प्रकार का गोला था यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं ना, एक यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर एक ऐसे चाप लगाएंगे, कट करेंगे, फिर दोबारा यहाँ पर दोस्तों ट्राई करेंगे इस हरे वाले से, दोबारा ऐसे कट करेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद एक बिल्कुल सीधी लाइन खींच देंगे यहाँ से बिंदु, मुख्य बिंदु से। तो दोस्तों ये जो कोड बनेगा आपका, ये बनेगा आपका 90 अंश, ठीक है। अगर आपके पेपर में पूछा गया होता कि 60 अंश का कोड बनाइए, 120 अंश का कोड बनाइए, 60 अंश के लिए कुछ नहीं था, आप ऐसे करते, पहला कट करते, जहां से जाता वो 60 अंश का कोड होता आपका। अगर पेपर में पूछा जाता 230 अंश का कोड बनाइए, ठीक है, क्या करते आप लोग, सबसे पहले ऐसे कट करते, इसको डॉटेड कर लेते, ये 60 अंश का कोड था, इसका अर्धक कर देते, आधा कर देते, तो आपका 30 अंश का कोड ये आ जाता। पेपर में दोस्तों कुछ भी पूछा जाए, आप लोग को कभी भी दिक्कत नहीं करना। अगर पेपर में फिलहाल 90 अंश का कोड पूछा गया था तो इसका आंसर ये होगा आपका 90 अंश का ये आपका कोड है, ठीक है ना, पटरी और प्रकार की सहायता से बनाया गया कोड। तो अब देखेंगे दोस्तों 14 नंबर प्रश्न। तो दोस्तों 14वां प्रश्न क्या था आपके पेपर में कि राम ने ₹300 में एक रेडियो खरीद लिया, ठीक है, उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों राम ने एक रेडियो को कितने रुपए में खरीदा था, 300 रुपए में, और हमें कितना प्रतिशत का लाभ चाहिए, 20% का, ठीक है। तो हमें कितने रुपए में, ये रुपए में निकालना है। तो दोस्तों इस प्रश्न को करने के 2 तरीके हैं, या तो हम 300 का सीधे 120% निकाल लें, तो आपको पता चल जाएगा कि उसे कितने रुपए का, कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया दोस्तों, तो आपका क्या बचा, 3 गुणे 120, गुणा कर लेंगे दोस्तों, 3 जीरो मत जीरो, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो राम उसे ₹360 में बेचेगा दोस्तों, तो उसे 20% का लाभ होगा इतने रुपए में रेडियो बेचने पर। या इस प्रश्न को करने का एक और तरीका है, अगर आप 300 का नॉर्मली 20% निकालते हैं, 300 का 20%, ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 30 गुणे 20, 3 गुणे 20, तो दोस्तों आपका आया होगा 60 रुपए, ₹60, ठीक है। तो दोस्तों इस ₹60 को आपको, ये आपका 20% मुनाफा है, मतलब पूरे में 20% मुनाफा नहीं है। जब इसको आप 300 में जोड़ देंगे, 300 प्लस 60 करेंगे, तो दोस्तों आपको ये आ जाएगा 20% मुनाफा, ठीक है। यहाँ पर भी आंसर आएगा आपका 360। तो मतलब जब तक वो 360 में वस्तु को नहीं बेचेगा, उसे 20% का लाभ नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ से भी हमें 360 मिला और यहाँ से करने पर भी 360। तो आपको जो सा स्टेप अच्छा लगाओ, आसान लगाओ, उसी से आप लोग तैयारी करेंगे आने वाले यूपी टेट सी टेट पेपर के लिए, ठीक है। तो दोस्तों अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो दोस्तों 15वां क्वेश्चन क्या आया था आपके पेपर में कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना था जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 रहना चाहिए हमेशा। तो दोस्तों कैसे होगा, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों, ठीक है, जब लिखा रहा है कि शेषफल ये एक या जो भी बचे, तो उसमें से सबसे पहले घटा लेते दोस्तों, तो सीरियल से घटाएंगे। तो 49 में से
कितना शेषफल रहना चाहिए दोस्तों, पहले बोला गया 1, फिर दूसरी बार ये आती है आपकी 59, फिर बोला गया शेषफल, देखिए सीरियल से लेंगे, पहला लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, यहाँ भी पहला दूसरा तीसरा करेंगे, ठीक है। तो 59 में कितना बच रहा है आपका 3। फिर दोस्तों बारी आती है आपके 109 को भाग देने पर शेषफल बचता है 5। घटाते हैं दोस्तों, कितना आ जाएगा यहाँ पर 48, ठीक है। 59 में से 3 क्या बचेगा आपका दोस्तों 56, 109 में से 5 क्या बचेगा दोस्तों 104, ठीक है। तो अब इन तीनों का हम क्या निकाल लेंगे, HCF मासा निकाल लेंगे, ठीक है। जो महत्तम समापवर्तक आएगा उसी से हम वो संख्या निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे तीनों में एक चीज कॉमन है, वो कॉमन क्या 8 है। तो इसके फैक्टर भी करके आप दोस्तों देख सकते हैं 8, 56 और 104। तो दोस्तों हमें आंसर पता है कि 8 ही लग रहा है। तो आसान तरीका क्या रहेगा फैक्टर करने के, पहले 8 से भाग देंगे, 8 6 48, 8 7 56, 8 1 8, 2 8 16 24। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि सब ये प्राइम नंबर है, ठीक है। 7 13 और 6 का क्या होगा 2 3 होगा, ठीक है। तो सभी में जो दोस्तों एक चीज कॉमन मिल रहा है वो क्या है 8 है, 8 नंबर। क्या कॉमन है दोस्तों 8 नंबर। तो हमें वो संख्या बतानी थी बड़ी से बड़ी, तो वो हमारी संख्या दोस्तों क्या आ जाएगी, मासा निकाले तो वो संख्या हमारी आएगी 8। दोस्तों ये इसका आंसर होगा। आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं। 8 आंसर तो ले आए। तो क्या बोला था प्रश्न में कि भाग देने पर शेषफल क्रमशः, अगर 49 को आप 8 से भाग दीजिए, यहाँ पर 49 भागे 8 करिए तो शेषफल दोस्तों हमेशा 1 बचेगा। 59 में 8 से भाग करेंगे, यहाँ करते नीचे 8 7 56, शेषफल हमेशा दोस्तों 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी गया था। और लास्ट में 109 को भाग देने पर, तो दोस्तों अंत में हम अगर 109 को भाग देंगे 8 से तो आपका शेषफल कितना बचेगा देखते हैं। 8 1 8, 2 यहाँ बचे 2 9, 8 16 अतिरिक्त 24, ठीक है। तो दोस्तों आपका शेषफल कितना बचा 24 5 29 होता है। तो आपका शेषफल यहाँ 5 बच रहा है, ठीक है। नहीं तो ऐसे देख लेंगे ज्यादा सही समझ में आएगा आपको। भाग करिए 8 1 8, ठीक है दोस्तों 2 बचेगा, कट जाएगा, बचेगा दोस्तों यहाँ पर 9 आ गया, 29 हो गया, 3 बार भाग जाएगा, 8 16 अतिरिक्त 24, तो यहाँ पर 9 में से 4 के दोस्तों बचेगा 5। तो ये आपका शेषफल 5 बच गया। तो आपका ये पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया कि 109 को जब हम 8 से भाग दे रहे तो हमारा शेषफल 5 आ रहा है। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या आपकी दोस्तों कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है। इससे बड़ी संख्या कोई फिलहाल यहाँ नहीं होगी। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 8। तो अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, इसका आंसर फिर से लिख देते हैं, जाते जाते 8 आएगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों 16वां प्रश्न क्या दिया था आपके पेपर में कि 5a² प्लस 4a माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर -2 हो, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों आइए देखते हैं। हमें एक वैल्यू दी गई है, a बराबर -2 दिया गया है प्रश्न में, तो हमें इस समीकरण में रखना है इसकी वैल्यू। समीकरण क्या दिया गया था आपको इक्वेशन 5a² प्लस 4a माइनस का 2, ठीक है। तो अगर a की वैल्यू हमें -2 वैल्यू यहाँ पुट करनी है बराबर -2 रख के देखते हैं दोस्तों। तो 5a² है ना, 5 a की जगह कितना आ जाएगा -2 का स्क्वायर, ये -2 है दोस्तों, प्लस का 4 इंटू में दोस्तों क्या आएगा आपका -2, फिर क्या बचाएगा दोस्तों लास्ट में -2। सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, ये जब स्क्वायर होगा माइनस का वर्ग होता तो प्लस हो जाती है संख्या दोस्तों। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये गुणे में दोस्तों 5 गुणे 4 रहेगा दोस्तों, प्लस का अंदर जब 4 दूनी 8 करें तो दोस्तों ये माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस प्लस का जब गुणा होता है तो माइनस रहता है, और लास्ट में 2। तो दोस्तों देख रहे 5 चौके 20 हो गया, यहाँ पर -8 -2। तो दोस्तों माइनस माइनस क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, 20 में से 10 घटेगा दोस्तों कितना आ जाएगा आपका आंसर 10। यही बस 10 बस यही करना था हमें। तो ये क्वेश्चन कर लिया होगा तो दोस्तों आपने 2 नंबर बहुत ही आसानी से हासिल किया होगा। इस क्वेश्चन के 2 नंबर थे, तो लास्ट में इसका आंसर आएगा 10। फिर से देख लेते जाते जाते। ऐसे क्वेश्चन पे क्या पूछा गया था, 5a² प्लस 4a माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर -2 दे रखा गया था, ठीक है। तो कैसे करेंगे फिर से देख लेते हैं एक बार। a की जगह -2 वैल्यू रख दिए, यहाँ पर जब माइनस रखेंगे तो दोस्तों -2 प्लस का 4 गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा, और -2 8 2 10 हो गया दोस्तों। a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 चौके 20, 10 आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन।
तो दोस्तों 17वां प्रश्न क्या आया था आपके पेपर में कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना था प्रश्न में। ठीक है दोस्तों, आपको एक वृत्त बनाया गया था, तो आप इसको देखिए। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया था दोस्तों कि 3 त्रिज्याओं के नाम लिखना था आपको। क्या लिखना था? 3 त्रिज्याओं के नाम। तो चलिए आइए लिख देते हैं। तो दोस्तों आप पहले वृत्त के केंद्र पर जाएंगे। केंद्र बिंदु क्या है आपका? O। तो सबसे छोटी त्रिज्या क्या दिख रही है दोस्तों? आपकी OC। ये आपकी क्या है? एक त्रिज्या है। ठीक है दोस्तों, ये त्रिज्या यहाँ पर थी पहले, तो ये ऐसे ऐसे घूमते घूमते यहाँ पर पहुंच गई, तो OB हो गई, और लास्ट में ऐसे ऐसे घूमते घूमते OA पर आ गई। तो 3 त्रिज्या क्या क्या हो गई आपकी, लिख लेते हैं। पहली आपकी दोस्तों OC, फिर घूमते घूमते पहुंच गए OB पर, और लास्ट में दोस्तों आ जाएंगे OA। तो दोस्तों पहला आंसर ये हो जाएगा आपका, पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या है दोस्तों? क्वेश्चन क्या है कि 3 जीवाओं के नाम लिखिए। तो दोस्तों आपको पहले पता होना चाहिए वो जीवा होती क्या है कि जिनका हमें नाम लिखना है। 3 जीवाओं के नाम। तो दोस्तों जीवा वो होती है जिनके दोनों सिरे जो होते हैं वो परिधि पर स्थित होते हैं। ठीक है, दोनों सिरे परिधि पर। इसका मतलब क्या होगा? जैसे दोस्तों जैसे आप देख रहे होंगे बी और ए, मतलब ए से चल के बी तक पहुंच रही, तो मतलब दोनों सिरा क्या किस पर आपका है? परिधि पर है। तो पहले दोस्तों दूसरे का पहला आंसर क्या होगा? 3 जीवाओं में ए बी हो जाएगा दोस्तों। दूसरा देखिए दोस्तों, बी से एक रेखा शुरू हो रही है यहाँ से और सी पर खत्म हो रही, दोनों सिरा परिधि पर है, तो आपका हो जाएगा दोस्तों बी और सी। और लास्ट में दोस्तों एक चीज देखिए, ए से शुरू हो रही, सी पर खत्म हो रही। तो दोस्तों किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? बताइए बताइए। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर वृत्त की जीवा, ठीक है, किस वृत्त की जीवा अगर उसके केंद्र से होकर जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जीवा क्या होगी? व्यास ही होगी ना, ए और सी होगा। तो दोस्तों आप 3 जीवाओं का नाम लिख लिया। अब उसके बाद बारी आती है आपके 3 व्यास के नाम लिखने की। ठीक है, नहीं नहीं 3 नहीं लिखना, सिर्फ वृत्त का व्यास हमें बताना है क्या होगा। वृत्त का व्यास पूछा गया प्रश्न में, वृत्त के व्यास का नाम लिखिए। तो व्यास दोस्तों शुरू कहां से हो रहा है? ए से शुरू हो रहा है, खत्म सी पर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मतलब बिंदु ओ से सी, ये तो दोनों तरफ त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। इसको आर मान लिए, इसको आर मान लिए, तो पूरे को क्या मानेंगे हम? डी मानेंगे। डी से क्या होता है अंग्रेजी में? डायमीटर। तो दोस्तों इसका व्यास क्या हो जाएगा आपका? प्रश्न में इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका ए और सी। लास्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों? वृत्त का केंद्र बताइए। दोस्तों वृत्त का केंद्र क्या है? वृत्त का केंद्र बिंदु है ओ। ठीक है, इसको एंगल में भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल एंगल लिखने की जरूरत नहीं होगी। वृत्त का केंद्र बताना था, तो वृत्त का केंद्र आपका ओ है। तो दोस्तों आप लोग के आई होप इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन आंसर गलत नहीं हुआ होगा। काफी आसान क्वेश्चन था, बस कंफ्यूजन हो सकती है आप लोग को जीवा में रही हो, और तो 3 क्वेश्चन आसानी थे दोस्तों। तो चलिए आइए देखेंगे आज का बिल्कुल अंतिम प्रश्न 18 नंबर। तो दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न क्या? 18वां। सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। ठीक है दोस्तों, 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रश्न ऐसा मिले कभी करने को, तो दोस्तों जैसा प्रश्न में लिखा है बस बिल्कुल वैसा वैसा आपको करते जाना है। तो पहले सबसे पहले दोस्तों प्रश्न में क्या लिखा है देखिए, पढ़िए। सलमा अपनी बहन रेशमा से कितनी वर्ष बड़ी है दोस्तों? 10 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर सलमा रेशमा से दोस्तों कितनी वर्ष बड़ी है? 10 वर्ष बड़ी है। ठीक है, रेशमा से 10 वर्ष अधिक है, तो अब दोनों बराबर हो गई। मतलब सलमा की उम्र देखिए यहाँ पर आप देखने पर पता चल रहा होगा, सलमा और ये है आपकी रेशमा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको हम सलमा को एस से डिनोट कर लेते हैं। इसके अक्षर का पहला नाम एस से आता है और रेशमा को पहला अक्षर क्या आता है? आर से आता है। ठीक है, आर मान लेते हैं प्लस 10, तो ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों प्रश्न में क्या बोला गया, पढ़िए। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु, ठीक है 4 वर्ष पहले की बात हो रही थी दोस्तों, तो दोनों में से पहले 4 चार घटा लेते हैं। सलमा में से 4 घटा लेंगे, इसमें 4 वर्ष पहले, और इधर रेशमा में से 4 घटा लेंगे। ठीक है, 4 4 दोनों में हमने क्या किया? घटा लिया, क्योंकि 4 वर्ष पहले की बात हो रही है ना। अगर 4 वर्ष बाद की बात होती दोनों में 4 4 जोड़ लिया जाता। फिर आप पढ़िए प्रश्न, पहले पूरा पढ़ लीजिए। क्या लिखा है यहाँ पर? सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। तो दोस्तों बस यहाँ प्रश्न में भी वैसा ही कर लेना है। फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि काफी बच्चे यही पर सबसे ज्यादा गलती होती है दोस्तों। ठीक है, आपसे
क्या लिखा था, सलमा की आयु रेशमा की आयु की कितनी थी, 2 गुनी। तो दोस्तों आपकी ये सलमा की आयु दे रखी है पहली वाली, ठीक है, ये आपकी रेशमा की आयु दे रखी है। तो जो आपकी सलमा की आयु थी रेशमा की आयु की दोस्तों कितनी थी, 2 गुनी थी, यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे, बस ये हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या है दोस्तों, सॉल्व करने पर s माइनस 4 बराबर 2 गुणे r माइनस 2 का गुणा अंदर 4 चौके 2, 2 चौके 8। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा। देखो यहाँ 4 को इधर लेके जाइए, इस पक्ष में ले आइए, कितना हो जाएगा दोस्तों, s बराबर आ जाएगा आपका 2r माइनस का 8 प्लस का दोस्तों ये आ जाएगा 4। तो दोस्तों माइनस 8 में से प्लस 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2r, ठीक है, माइनस का 4, ये आ गई s की वैल्यू। तो दोस्तों इसको समीकरण हम क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 बराबर क्या दे रखा है, s बराबर r प्लस 10। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 1 पहले क्या लिखा तो उसको लिख लीजिए, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। s बराबर दे रखा था r प्लस 10, ये समीकरण आपका दोस्तों 1 था। तो जो समीकरण 2 है, तो यहाँ से समीकरण 2 की वैल्यू यहाँ से s की वैल्यू इसमें रख दीजिए दोस्तों। s की वैल्यू यहाँ पर रखने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर s की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से s की वैल्यू रखें तो s बराबर क्या था, 2r माइनस का 4 बराबर r प्लस 10। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला r इधर आएगा तो घट जाएगा, 2r माइनस का r बराबर दोस्तों ये 4 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 10 प्लस का 4। ठीक है, तो दोस्तों आपका r आ जाएगा 14 साल। कितना आ जाएगा, 14 वर्ष। तो दोस्तों आपको पता चल गया आर का मतलब क्या था, रेशमा। तो रेशमा की उम्र कितनी हो गई दोस्तों, आपकी 14 वर्ष हो गई। ठीक है, इस प्रश्न से आपकी रेशमा की उम्र आ गई 14 साल। अब आपकी बची दोस्तों किसकी उम्र, एक और बच रही है, अब आपकी बच रही सलमा की उम्र। तो सलमा की उम्र के लिए क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 में आर की वैल्यू रख देंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 कहाँ गया दोस्तों, आपका ये दिख रहा है आपको दोस्तों स्क्रीन पर इस समय, इसको हाईलाइट कर रहे हैं, ये आपका समीकरण 1 है। s बराबर r प्लस 10। ठीक है, s बराबर क्या दे रखा है दोस्तों, r प्लस का 10। तो दोस्तों आपने r की वैल्यू निकाल ली, r बराबर कितना आया था, 14 वर्ष। तो r की जगह क्या लिख देंगे, 14 प्लस का 10, दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 24 वर्ष। ये उम्र है दोस्तों, तो वर्ष लिख दीजिए। s का मतलब क्या है, यहाँ से s बराबर क्या है दोस्तों, सलमा। ठीक है, और r का मतलब आपका क्या था यहाँ से दोस्तों, रेशमा। तो दोस्तों आज हमने सलमा और रेशमा की उम्र निकाल ली। तो दोस्तों बस ये पेपर में आज आपको करना था, जिन बच्चों का किया होगा सबको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आंसर आप क्या लिख दिए होंगे, सलमा बराबर, सलमा की उम्र कितनी आ गई आपकी दोस्तों, 24 वर्ष। और रेशमा की उम्र कितनी आ गई दोस्तों, रेशमा की उम्र कितनी आ गई आपकी, 14 वर्ष। ठीक है, तो आपने दोनों की उम्र निकाल ली होगी, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आसान से क्वेश्चन थे दोस्तों, ऐसे प्रश्न आए पूछे गए थे, लेकिन हाँ काफी बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं, हम मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो आप लोग अपने नंबर सभी लोग कैलकुलेट कर लेंगे और कमेंट करके बताएंगे किस बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु हमें निकालनी थी, तो यही आ गई, उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, 24 और 14 वर्ष। ठीक है, तो सभी बच्चे दोस्तों अपना नंबर कमेंट करेंगे कि सभी के बच्चों के नंबर 25 में से कितने नंबर अंक आ रहे हैं। तो जो बच्चे का 25 में 25 आ रहा होगा उनको काफी बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो दोस्तों और भी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। अगर आप बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में अगली बार जाने वाले हैं, तो दोस्तों बीटीसी का या डीएलएड का इसको सेकेंड सेम में जाएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली बीटीसी सेकेंड सेम की भी आपकी अच्छे से तैयारी हो सकेगी। और आपका मेन टारगेट होगा सभी बच्चों का यहाँ पर शिक्षक भर्ती 2021। ठीक है, आप लोग 2021 तक एलिजिबल हो पाएंगे दोस्तों, या 2020 एंड तक भी आपका खत्म हो सकता है, सेमेस्टर एंड होता है। तो दोस्तों आप लोग लग जाइए, क्योंकि आपको पता है कि 2022 से पहले वैकेंसी अच्छी आनी है। तो जिन बच्चों की तैयारी जैसी होगी वैसे अंक आएंगे दोस्तों। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, और जितने पेपर बचे हैं सभी में आपके अच्छे नंबर आने चाहिए। तो दोस्तों आप लोग को 2020 से पहले अच्छे से अच्छे प्रिपेयर हो जाइए, और प्रिपेयर होने के लिए हमारे चैनल को आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे तो जिससे कि हम आप लोग के लिए यूपी टेट से लेके सीटेट
सभी चीज की तैयारी चैनल से कराई जाती है। ठीक है दोस्तों, यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, और मेन आपका टारगेट रहेगा सुपर टेट। तो उसके लिए हम तैयारी करेंगे। तो आपको बताइएगा वीडियो कमेंट करके आपको कितने नंबर आ रहे हैं, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए।